गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर में मैं डॉक्टर वी.एन. पांडे बीएससी भाग तृतीय प्राणी शास्त्र कक्षा का स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग आपके सेकंड पेपर में रिसोर्स इकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। आज एक और बहुत महत्वपूर्ण संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, सॉइल रिसोर्सेज। धरती की जो टॉप मोस्ट लेयर है, इसको सॉइल कहते हैं। ये विभिन्न प्रकार के इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तत्वों से, वाटर तथा एयर, इन सब से मिल करके बनता है सॉइल। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। ऑर्गेनिक तत्व हैं, मिनरल्स हैं, इनऑर्गेनिक तत्व हैं, और इन सब की मात्रा या अनुपात कोई फिक्स नहीं है, परिवर्तित रहता है। जो सॉइल है, इसका निर्माण रॉक्स की वेदरिंग से होता है। तापमान है या रेनफॉल है, इन सभी कारणों से जो सॉइल्स हैं वो इरोड होती हैं, धीरे धीरे वो बिखरती हैं उनकी, और वो मिट्टी में या सॉइल में परिवर्तित हो जाती हैं। सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखें तो जो रासायनिक या भौतिक लक्षण हैं सॉइल के, ये डिपेंड करते हैं पार्टिकल साइज़ पर, अर्थात कितने छोटे या कितने कम छोटे या कितने बड़े कण वहाँ सॉइल में पाए जा रहे हैं। दूसरा, पोरोसिटी कितनी है, बीच में उसमें छिद्र कितने हैं, क्योंकि छिद्रों से ही पानी और वायु की वहाँ उपलब्धता हो पाती है। डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल अर्थात ह्यूमस कितना है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स कितने पाए जा रहे हैं, वाटर की क्या उपलब्धता है, इन्हीं आधारों पर सॉइल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ निर्धारित होती हैं। सॉइल जो है ये एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है। जो ऊपर की लगभग 10 सेंटीमीटर की परत है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल या ह्यूमस में रिच होती है। इसको टॉप सॉइल कहते हैं। टॉप सॉइल के नीचे सब सॉइल होती है, और सब सॉइल के नीचे बेडरॉक या चट्टान कहलाती हैं, जिससे इरोड होकर के, जिससे उखड़ उखड़ करके ही ये सॉइल बनती है। और सॉइल की जो प्रकृति है, मृदा की प्रकृति है, ये स्थान से स्थान पर परिवर्तित होती रहेगी। क्यों? क्योंकि प्रत्येक स्थान पर ऑर्गेनिक तत्वों या इनऑर्गेनिक तत्वों की मात्रा या उनका अनुपात अलग अलग हो सकता है, और वातावरण भी अलग अलग स्थान का अलग अलग होता है, क्लाइमेट। इसी अनुसार सॉइल भी अलग अलग स्थान की अलग अलग हो सकती है। कहीं थिकनेस में अंतर हो सकता है, कंपोजिशन में अंतर हो सकता है, टेक्सचर में अंतर हो सकता है, बहुत सारे अंतर हो सकते हैं। और सॉइल को क्लासीफाई भी किया गया है। क्लासीफाई करने में 2 पॉइंट ध्यान में रखे जाते हैं। एक कि सॉइल कहाँ है, कैसी है, और दूसरा वो बनी कैसे थी। तो इन आधार पर सॉइल का वर्गीकरण भी किया जाता है। सॉइल का महत्व क्या है? जितने भी लिविंग सिस्टम्स हैं उनके लिए सॉइल बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग उतना ही महत्वपूर्ण माने जितना महत्वपूर्ण वाटर है। जल जितना महत्वपूर्ण है, मृदा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। समस्त पौधों को, उनकी जड़ों को ये सपोर्ट देता है सॉइल, और जड़ों के माध्यम से ही पोषक तत्वों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। और सॉइल के द्वारा ही ये संभव होता है कि पौधों से उचित फसल प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से सॉइल जो है भोजन उपलब्धता का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि प्लांट पर एनिमल लाइफ डिपेंड करती है, और इस तरह से प्लांट लाइफ सॉइल पर डिपेंड करती है, तो ये एनिमल लाइफ भी इनडायरेक्टली सॉइल पर ही डिपेंड हो गया। इसी तरह से विभिन्न तत्वों की रिसाइकलिंग में भी सॉइल का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे नाइट्रोजन की रिसाइकलिंग है या और तत्वों की रिसाइकलिंग है, तो रिसाइकलिंग में भी सॉइल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सॉइल से जड़ द्वारा तत्व प्राप्त किया जाता है, पौधे में जाता है, इस तरह से प्रकृति में पहुंचाया जाता है। सॉइल जो है, मृदा जो है, ये बहुत से जीवों का घर है। अनेक जंतु मिट्टी में रहते हैं और इनकी संख्या बहुत बड़ी है।
सॉइल का ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। मनुष्य भी मृदा का अनेक रूपों में उपयोग करता रहता है, और जैसा मैंने बताया था कि कृषि का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है भोजन उपलब्धता के लिए, और कृषि सॉइल पर ही निर्भर करती है। तो इस तरह से जो एक इकोसिस्टम्स हैं या इकोलॉजी है, वो सॉइल पर निर्भर करती है अपने कंटिन्यूएशन या अपने सर्वाइवल के लिए। सॉइल कहीं पर भोजन का स्रोत है, कहीं शेल्टर का, आवास का स्रोत है, और कहीं पर फ्यूल का, कहीं फाइबर प्रोडक्शन का। इस तरह से विभिन्न प्रकार के ये पौधों को जन्म देते हैं और इकोसिस्टम को जीवित रखते हैं। तो ये तो सॉइल के महत्व की बात हुई। अब मुद्दे की बात करते हैं कि समस्या क्या है। जैसा हमने पढ़ा था कि लगभग 30% भाग जो है वो स्थलीय है, 70% भाग धरती का जलीय है। अब ये 30% जो स्थल भाग है भी, ये 30% भाग, इसमें बड़े बड़े पहाड़ भी हैं, बहुत से ग्लेशियर हैं, बहुत सी चट्टानें हैं। तो इस तरह से तरह तरह के फॉर्म हैं, और सभी मानवीय उपयोग के लिए संभव नहीं है, उपलब्ध नहीं है। और सॉइल जो है ये इसेंशियल है, जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। अगर सॉइल डिप्लीशन हो जाए, तो सॉइल डिप्लीशन का अर्थ हुआ कि या तो मिट्टी बह जाए, तेज़ आंधी के साथ उड़ जाए, या पानी के साथ बह जाए, या सॉइल पोल्यूशन हो जाए, मिट्टी में विभिन्न प्रकार के रसायन या केमिकल्स इकट्ठा हो जाएं जो मृदा को प्रदूषित कर दें। तो मृदा सॉइल डिप्लीशन का अर्थ है कि गुणवत्ता में कम हो जाना या मात्रा में कम हो जाना, दोनों ही अवस्था डिप्लीशन कहलाएगी। तो सॉइल डिप्लीशन एक समस्या हो गया है, क्योंकि उपलब्धता और गुणवत्ता दोनों ही प्रभावित हो रहा है, और इसके कारण इन्वायरमेंटल और एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो रही हैं। अगर कहीं पर सॉइल की फर्टिलिटी पुअर है और उसमें ह्यूमस की कमी है, तो वहाँ पौधे कम उग पाएंगे, और इस तरह से पौधे कम उगेंगे तो प्रोडक्टिविटी वहाँ प्रभावित होगी, और ये भूख का कारण बनेगा, भूखमरी का कारण भी बन सकता है। क्या क्या कारण हैं सॉइल डिप्लीशन के? सबसे पहला बड़ा कारण है सॉइल इरोजन। जो क्षरण है मृदा का, ये सबसे बड़ा कारण है। वास्तव में इरोजन के कारण ही मृदा का निर्माण भी होता है। कहीं पर चट्टान इरोड होती है और उसके पार्टिकल्स वहाँ से उड़ उड़ करके या छन करके या बह करके दूसरी जगह पहुँचते हैं, वहाँ वो मिट्टी बना लेते हैं, सॉइल बना लेते हैं। लेकिन सॉइल नष्ट भी इरोजन के ही द्वारा होती है, कि तापमान के द्वारा या वायु के द्वारा या रेनफॉल के द्वारा या एसिड रेन्स के द्वारा। ये विभिन्न कारण हैं जिनके कारण सॉइल का इरोजन होता है। जहाँ पर कृषि क्षेत्र है, वहाँ से अगर ऊपर की 10 सेंटीमीटर सॉइल इरोड हो गई तो वहाँ खेती कहाँ हो पाएगी? 10 सेंटीमीटर ही तो ह्यूमस है। तो ये बड़ी समस्या है। इसके कारण कहीं कहीं पर अच्छी मिट्टी पहुंच भी जाती है, लेकिन ये अनेक स्थानों पर हानिकारक ही है। सॉइल इरोजन के कारण रेगिस्तान बन सकता है, डिजर्टिफिकेशन हो सकता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो सकती है, समाप्त हो सकती है। और ये भी देखा गया है कि इंटेंसिव फार्मिंग जो की जाती है वो भी सॉइल इरोजन का कारण बन जाती है। जो लाइनों में पौधे लगाए जाते हैं तो कुछ भाग खाली छूट रहा है, वहाँ से सॉइल का एयर के द्वारा या वाटर के द्वारा इरोजन हो जाता है। तो इरोजन, सॉइल इरोजन सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या है सॉइल पोल्यूशन। जब सॉइल हटा दी गई तो इसका मतलब जो ह्यूमस वाली या उपजाऊ मिट्टी थी वो समाप्त हो गई। अब किसान क्या करेगा? अधिक पैदावार के लिए वहाँ अधिक केमिकल डालेगा, अधिक फर्टिलाइज़र डालेगा, और केमिकल और फर्टिलाइज़र से वो मिट्टी, वो सॉइल प्रदूषित हो जाएगी। इसी तरह से कीटनाशी के रूप में विभिन्न केमिकल्स का उपयोग किया जाता है, वो भी सॉइल प्रदूषण का कारण बनते हैं। तो विभिन्न केमिकल्स जो हैं, चाहे वो फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ किए गए हैं या पेस्टिसाइड के रूप में यूज़ किए गए हैं, ये सभी सॉइल प्रदूषण का ही कारण बनते हैं। तीसरा कारण है डिफॉरेस्टेशन।
डिफॉरेस्टेशन अर्थात पौधे का काटना, वनों का काटना। वनों के काटने से पौधे हट गए और पौधे हट जाने से वहाँ से सॉइल इरोजन की प्रक्रिया बहुत तेज़ हो जाती है। क्योंकि पौधे जो होते हैं वो अपनी जड़ों के द्वारा मिट्टी को रोके रखते हैं। वहाँ से तेज़ हवा भी मिट्टी को प्रभावित नहीं कर पाती और बरसात की तेज़ पानी भी मिट्टी को प्रभावित नहीं कर पाता। लेकिन ज्यों ही डिफॉरेस्टेशन अर्थात पौधे हटा दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं, तो मिट्टी को मिलने वाली सुरक्षा समाप्त हो जाती है और इस तरह से वहाँ से सॉइल का इरोजन हो जाता है। तो ये विभिन्न हमने कारण लिए जिनके कारण सॉइल या तो प्रदूषित हो रहा है या इरोज होकर के ख़त्म हो रहा है। सॉइल का कंजर्वेशन कैसे करें? सुरक्षा कैसे करें, संरक्षण कैसे करें? ऐसा लग सकता है कि सॉइल एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। सिद्धांत में ये बात सही है। ये लगातार सॉइल बनती रहती है, लगातार नष्ट होती रहती है और ये क्रिया इरोजन कहलाती है। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना चाहिए कि रिन्यूएबल ये सिद्धांतिक आधार पर ही कहा जा सकता है। अगर हम व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो सॉइल का जो है ये इनफाइनाइट नहीं है, इट इज़ ए फाइनाइट सोर्स। एक इसकी मात्रा नियत है, अर्थात दो कारणों से नियत है। एक, हम जानते हैं कि धरती का 30% भाग ही सॉइल है या अर्थ क्रस्ट जो लैंड है, तो इससे अधिक सॉइल किसी भी हालत में नहीं बन सकती। दिस इज़ द लिमिट। एक तो ये हो गया। दूसरा, जो सॉइल रिन्यू होता भी है उसकी गति इतनी कम है कि एक व्यक्ति के जीवन काल में सॉइल का निर्माण नहीं हो सकता है। तो इसके कारण सॉइल जो है बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। तो इस तरह से निरंतर सॉइल पर दबाव भी बना हुआ है विभिन्न कारणों के लिए। धरती चाहिए, खेती के लिए चाहिए, आवास के लिए चाहिए, अन्य इंडस्ट्रीज़ के लिए चाहिए। तो इस तरह से इस पे निरंतर प्रेशर पड़ा हुआ है। तरह तरह के फॉरेस्ट्री के लिए चाहिए, चरागाह के लिए चाहिए, विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए धरती चाहिए और इसके कारण बहुत अधिक प्रेशर बना हुआ है कि कैसे लैंड की आपूर्ति की जा सके, कैसे सबकी ज़रूरतें पूरी की जा सकें। तो लेकिन जो सॉइल फॉर्मेशन होता है ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे वायु हुआ, हीट है, वेजिटेशन है, रेनफॉल, ग्रेजिंग अर्थात वहाँ चराई कितनी जीव करते हैं, या माइनिंग कितना वहाँ हो रहा है, कितनी बरसात हो रहा है, कैसा वहाँ पौधे हैं, इन आधारों पर सॉइल का निर्माण बहुत धीरे धीरे होता है। लेकिन अगर सॉइल इरोजन की बात करें, विघटन की बात करें, तो विघटन की गति बहुत तेज़ है। तो इस तरह से बहुत अधिक सॉइल को कंजर्व करने की ज़रूरत होती है। और एक तो प्राकृतिक कारण है, वर्षा है, तूफान है, आंधी है, जिससे सॉइल इरोजन होता है। लेकिन मनुष्य अपनी गतिविधियों के कारण भी सॉइल इरोजन को प्रेरित कर रहा है। विभिन्न प्रकार की माइनिंग गतिविधियां, ये सभी सॉइल इरोजन के ही तरफ पहुंचते हैं। सॉइल प्रोटेक्शन के लिए आवश्यक है कि सॉइल इरोजन को कम किया जाए। सॉइल इरोजन कैसे कम किया जा सकता है? एक तो पानी के प्रवाह की गति कम हो सके, फ्लो के स्पीड कम हो सके, वाटर फ्लो की। तो इसके लिए जगह जगह बैरियर्स लगाए जा सकते हैं ताकि पानी की रफ्तार कम हो सके, मिट्टी को बहा के ना ले जाए अपने पास। दूसरा, जहाँ पर ढलान है उस ढलान को कम किया जाना, क्योंकि जितना अधिक ढलान होगा वहाँ पर पानी उतना ही तेज़ फ्लो करेगा, वायु वहाँ उतना ही प्रभाव डालेगा, इसलिए ढलान कम किया जाए।
वेजिटेशन कवर बढ़ाया जाए, प्लांटेशन किए जाएँ, पौधे लगाए जाएँ और पौधे लगाने से मिट्टी का संरक्षण हो सकेगा। सॉइल की स्टेबिलिटी बढ़ाई जाए, वाटर स्टेबिलिटी बढ़ाई जाए, जिसमें कई तरह के पौधे लगाए जा सकते हैं और उन सबको मिला करके, छोटे बड़े पौधे मिला करके सॉइल को स्टेबल बनाया जा सकता है। अगर स्टेबल सॉइल होगी तो आसानी से पानी या हवा के प्रभाव में नहीं वहाँ से जाएगी। और पानी में ही सॉइल में ह्यूमस की मात्रा बढ़ाई जाए, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाए जाएं, जिससे वो सॉइल पौधों को, प्लांट्स को प्रमोट कर सके, वहाँ वृद्धि प्रेरित कर सके और इस तरह से वहाँ वृक्षारोपण सफल हो सके। माइनिंग एक्टिविटीज़ को रेगुलेट किया जाना ज़रूरी है, अर्थात जो खदान के कार्य किए जाते हैं विभिन्न प्रकार के मिनरल्स के लिए, उन खदान के कार्यों को रेगुलेट किया जाए, उनको देखा जाए कि खदान से कहीं वहाँ सॉइल का लॉस तो नहीं हो रहा है और तदनुसार ही कार्रवाई की जाए। लैंड यूज़ मैनेजमेंट भी आवश्यक है। सॉइल की प्रकृति अलग अलग जगहों पर देख ली जाए और जहाँ जिस प्रकृति की सॉइल है तदनुसार उसका उपयोग किया जाए। अगर कहीं बहुत फर्टाइल सॉइल है तो वो एग्रीकल्चर के लिए उपयोग किया जाए, ना कि वहाँ इंडस्ट्री लगे। और अगर कहीं पर बंजर टाइप की सॉइल है तो वहाँ एग्रीकल्चर के बजाय इंडस्ट्री लगाया जाए। ये लैंड यूज़ मैनेजमेंट है। और सबसे बड़ी बात है जो आखिर में लिखी है कि मृदा के पॉल्यूशन को रोका जाए, प्रदूषण को रोका जाए, रासायनिक खाद का उपयोग कम किया जाए, रासायनिक पेस्टिसाइड्स का उपयोग भी कम किया जाए और प्रदूषण को रोका जाए, जिससे मिट्टी की उपलब्धता और गुणवत्ता दोनों ही सुनिश्चित रहे। धन्यवाद बच्चों।